हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है एक्सप्लोरिंग एनसीईआरटी सीरीज़ पर। हम एनसीईआरटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यानी कि लाइन टू लाइन रीडिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ समझ रहे हैं भी एनसीईआरटी के ईच लाइन का मीनिंग क्या है ना स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब मैं आपको आगे का टॉपिक जो है वो दिखाने लगी हूँ। सो जैसे कि आपको पता है हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है इसे डील कर रहे हैं। सो इसके अंदर हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइए देखते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने जो स्टडी कर लिया था उस टॉपिक के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अनसर्टेनिटी वाला। आपको क्या होगा स्टूडेंट्स, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। हाँ जी, 1.4 टॉपिक है। कई स्टूडेंट्स के पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है तो मैं उन्हें बता दूं भी इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके पास न्यू एनसीईआरटी है भी तो भी आपने क्या करना है, पेंसिल रखनी है अपने हाथ में और आपने क्या करना है, जो चीज़ मैं मार्क करवा रही हूँ, जो चीज़ मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे मार्क कर लीजिए। तो उस पर आपने स्टार लगाना है और मान लो कोई नई एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, कोई नई चीज़ आपको मैं बताती हूँ तो उसको अपने एक बॉक्स के अंदर क्या करना है, लाइक आपने क्या करना है, एक ऐसा बॉक्स बनाना है और उसके अंदर उसको नोट डाउन कर लेना है। सो अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। जैसे ये वीडियो चल रही है, मान लो इस वीडियो के नीचे यहाँ पर मेरी इमेज बनी होगी और यहाँ पर आपको लिखा होगा सब्सक्राइब और इधर ही होगा बेल आइकन। तो बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपके पास खुद ब खुद आ जाएगी। अब जैसे कि हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये राइज करता है भी व्हाट इज मेजरमेंट। एक सेकेंड, हाँ जी। सो क्वेश्चन ये राइज करता है मेजरमेंट क्या होता है, किसी चीज़ को मेजर करना है ना। या मैं कहूँ भी मान लो मैंने इस रूम की जो लेंथ है उसको मेजर किया तो उसकी मेजरमेंट कितनी है। एक रूम की लेंथ की एज को मैंने मेजर किया, एज की लेंथ मैंने देखी तो वो करीबन मैं कहती हूँ मतलब कोई मतलब मैं कहूँ 12-13 मीटर। जस्ट एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इस रूम की बात नहीं कर रही, जस्ट वैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ बोलने में। तो वो मेजरमेंट हुई भी, मैंने क्या किया उसको कैलकुलेट किया। मेजरमेंट होता है कैलकुलेट करना। और अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है भी कहीं ना कहीं अनसर्टेन है। सर्टेन होता है मतलब एक्यूरेट पूरा पूरा, अनसर्टेन मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या है, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ फॉल्ट है। तो हम वो चेक करते हैं क्या वो हमें समझाना चाहता है इस टॉपिक में। मैनी अ टाइम इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, बहुत बार अभी तक जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते आ रहे हैं, वन हैज़ टू डील विद एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वेल एज विद थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। जब भी हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है भी हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं प्लस हमें थ्योरेटिकल डाटा जो एग्जैक्टली हमें बुक्स में दे रखा होता है भी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन इसकी ये है, इसे ऐसे कैलकुलेट करना है। और एक होता है हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और हमने वहाँ से वो डाटा देखा। तो क्या होता है, हमें इन दोनों चीज़ों को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। केमिस्ट्री में बहुत बार ऐसा करना पड़ता है। देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल नंबर्स कन्वीनियंटली एंड प्रेजेंट द डाटा रियलिस्टिकली विद सर्टेनिटी टू एक्सटेंड पॉसिबल। मतलब देखो अब क्या होता है, हमने डाटा दो तरीके से देखा, एक तो थ्योरेटिकल देखा, एक एक्सपेरिमेंटल देखा। अब उस डाटा को देखने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद, मेजर करने के बाद हमें उस डाटा को क्या होता है, रियलिस्टिकली मतलब विद सर्टेनिटी भी एक्यूरेट हमारा यही डाटा है, पूरा का पूरा सही हमारा यही डाटा है, हमें उसे प्रेजेंट भी करना होता है, शो भी करना होता है। दीज आइडियाज़ आर डिस्कस्ड बिलो इन डिटेल। इन आइडियाज़ को उन्होंने डिटेल में स्टडी किया है। देखो सबसे पहली चीज़ आती है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, देखो एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमें पता है केमिस्ट्री स्टडी होती है एटम्स की और मॉलिक्यूल्स की, विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस, जिनके मास बहुत कम होते हैं। केमिस्ट्री जो है बेसिकली सारे एटम सारे मॉलिक्यूल से डील कर रही है और हम कहते हैं भी ऐसे भी पार्टिकल से डील करती है जिनके लो मासेस होते हैं एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। वो कहते हैं कई ऐसे एटम्स भी होते हैं जो बहुत, जिनका मास तो बहुत कम होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर में वो प्रेजेंट होते हैं। अ केमिस्ट हैज़ टू डील विद नंबर्स एज लार्ज एज, मान लो यहाँ पर आपको एक डिजिट दे रखा है 602200000, पता नहीं कितने जीरो, मतलब इतने अनगिनत उसके पास कंपाउंड्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं भी, उन्हें इतने ज़्यादा अमाउंट के साथ डील करना पड़ता है केमिस्ट को।
ठीक है। तो आप देखो कई बार क्या होता है, कई बार उसको बहुत ही लार्ज नंबर से डील करने पड़ जाता है फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और कई बार बहुत ही छोटे नंबर से 0.00 डेसिमल की वैल्यूज़ के अंदर उसे डील करना पड़ जाता है। तो वो दोनों चीज़ों से डील करता है। कई कबार तो केमिस्ट के पास जो आंसर आता है, जो उसके पास थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड डाटा आता है, वो बहुत ही लार्ज वैल्यू आती है, और कई बार क्या आती है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू आती है, एक्सट्रीमली स्मॉल आती है। सिमिलरली अदर कॉन्स्टेंट्स, बहुत सारे कॉन्स्टेंट भी आपको पता है, जैसे एक प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है जिसे हम h से डिनोट करते हैं, स्मॉल h, स्पीड ऑफ लाइट जिसे हम c से लिखते हैं, चार्जेस ऑन द पार्टिकल, जो चार्ज होता है पार्टिकल पे पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेट्रा, इन्वॉल्व नंबर ऑफ अबव मैग्नीट्यूड। इनमें भी क्या होता है, इनके जब आप वैल्यू देखोगे तो स्पीड ऑफ लाइट भी देखोगे तो 3 × 10⁻⁴ ऐसे है। जैसे आप प्लैंक्स कांस्टेंट देखोगे तो 6 पॉइंट ऐसे करके × 10 की पावर समथिंग, मतलब इन सब का देखो × 10 की पावर कुछ ना कुछ है, × 10 की पावर कुछ ना कुछ है। जब आप ये देखोगे चार्जेस पार्टिकल्स पे हम कैलकुलेट करते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा आंसर जो है × 10 की पावर समथिंग आ जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास आंसर्स आ रहे हैं। इट मे लुक फनी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मेनी जीरोज़। वो कहते हैं कई बार ना बहुत अच्छा, मतलब हंसी वाली ये चीज़ हमें लगती है, अभी हम इतनी बड़ी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, इतने सारे जीरोज़ हैं, हम इसे कैसे गिने। तो इट लुक्स वेरी फनी फॉर अ मोमेंट टू राइट और काउंट नंबर्स इन्वॉल्विंग सो मेनी जीरोज़, बट वो कहते हैं कई बार बहुत अजीब लगता है। मान लो आपका कोई आंसर आया है, जैसे अभी तो मैंने 10 की पावर समथिंग में बोल दिया, यही आंसर पहले पता कैसे लिखा जाता था, 60222222000000, पता नहीं कितने सारे ज़ीरो, पता नहीं कितने सारे ज़ीरो। क्या आप उसको लिखोगे, आपको लगेगा ले इतना बड़ी पूरी की पूरी बुक भर जाएगी लिखते लिखते। तो वो क्या कहता है, बट इट ऑफर्स अ रियल चैलेंज टू डू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन विद सच नंबर्स। और वो कहता है अब असली चैलेंज कहाँ आता है। अब चलो मान लो आप लिख भी लेते हो, ठीक है, 0000, जैसे ऊपर आप यहाँ देखोगे, यहाँ ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ ऊपर आपको ये जो डिजिट देखने को मिल रहा है, मैं इस डिजिट की बात कर रही हूँ। आप क्या इस डिजिट को अपनी कॉपी में लिखते जाओगे, मतलब आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उनको आप इस वे में लिखोगे तो आपका बहुत टाइम कंज्यूम होगा, साथ ही साथ आपको अजीब लगेगा भी इतने जीरोज़ लगाऊंगा मैं, है ना। साथ ही साथ वो क्या कहता है, ये तो सिंपल है, चलो इसको आप लिख भी लोगे, लेकिन मान लो इसको फर्दर वो कहे भी इसको किसी से मल्टीप्लाई करो, इसको किसी से ऐड करो, इसको किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या करोगे, वो और भी डिफिकल्ट चैलेंज हो जाएगा। You can write any two numbers of the above type and try any one of the operations you like to accept as a challenge। वो कहता है भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये भी, उसको ऐड करो फर्दर, उसको सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जीरोज़ हैं, कहीं ना कहीं गलती कर बैठोगे, एक ज़ीरो कम लगा बैठोगे। यू विल रियली अप्रिशिएट द डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग सच नंबर्स। तो आप सच्ची में मतलब डिफ़िकल्टी फेस करोगे इन नंबर्स को हैंडल करते हुए। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब ये प्रॉब्लम जो इतने सारे जीरोज़ को हम कैसे लिखेंगे, मान लो एक आधा ज़ीरो छूट गया तो क्या करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करेंगे इन सच नंबर्स के लिए। बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन होता है क्या, अब हम वो समझेंगे भी। देखो, that is exponential notation in which any number can be represented in the form n into 10 की पावर n। ये क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है जिसमें हम किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n इंटू 10 की पावर स्मॉल n, ठीक है, वेयर स्मॉल n इज़ एन एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू। जो ऊपर लिखा है स्मॉल n जो है ये, इसकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। और जो कैपिटल n है स्टूडेंट्स, ये जो कैपिटल n आपको देखने को मिल रहा है, ये कैपिटल n होता है नंबर जिसे हम डिजिट टर्म भी कहते हैं, जो किसके बीच में हो सकता है, 1 से लेकर 9.999 के बीच तक लाई कर सकता है। दस वी कैन राइट। अब देखो, अब देखिए ध्यान से, अब अगर हमारे पास है 232.508, एक सेकेंड, हाँ जी, अब अगर हमारे पास है 232.508, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, ईजीएस्ट मैनर में लिखना चाहें, तो हम क्या करते हैं, इस डेसिमल प्लेस को जस्ट फर्स्ट डिजिट के बाद लगाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.32508 इंटू 10 की पावर 2। क्यों, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंगली हम किसी भी नंबर को n इंटू 10 की पावर n से डिनोट करते हैं। तो n तो होता है डिजिट, और 10 भी आना चाहिए, 10 की पावर समथिंग आना चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 10 की पावर समथिंग लाने के लिए उस डेसिमल प्लेस को शिफ्ट कर देते हैं। तो इस केस में हमारा n जो है वो हो जाएगा 2.32508 और 10 की पावर n यानी कि 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। नोट दैट वाइल राइटिंग इट, जब आप इसको लिखते हो, मैं रूल्स आगे आएंगे बताऊंगी, फिलहाल के लिए वो बता रहे हैं भी ईजी कैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है।
नोट दैट वाइल राइटिंग इट द डेसिमल हैड टू बी मूव टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस। अब आप देखो जो आपको ऊपर एग्जाम्पल इन्होंने दिखाया है 232.508, ये डेसिमल है, मैं यहाँ दोबारा लिखती हूँ, देखो 232.508, ये डेसिमल को हमेशा क्या होता है, डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। ये 2 के नॉन जीरो डिजिट कौन से होते हैं, 1 से लेकर 9 के बीच में, और जीरो डिजिट कौन से होते हैं, 0 खुद ब खुद होता है। तो 2 जो है वो 1 से लेकर 9 के बीच में लाई कर रहे हैं, यानी कि नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो के बाद डेसिमल लगाना होता है, पहले नॉन जीरो के बाद डेसिमल यहाँ लेके आना है। डेसिमल यहाँ है तो आप कितनी प्लेस चलोगे भी, डेसिमल जो है वो इधर आ जाएगा, तो देखो 1 और 2 प्लेस चलोगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब आप कहाँ मूव करते हो, लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो, तो पॉजिटिव वैल्यू आती है n की। कितनी प्लेसेस मूव कर रहे हो, 2 प्लेसेस, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ पा रहे हो। और इसके आगे इनटू में क्या आ जाएगा, 2.32508। समझ पा रहे हो। आगे मैं बताऊंगी तो वो यही बोल रहा है भी जब भी हम इसको लिखेंगे तो हम ये देखते हैं भी डेसिमल को हमें लेफ्ट में जाना होगा बाय 2 प्लेसेस एंड सेम इज द एक्सपोनेंट। फिर जितनी प्लेसेस हम चल रहे हैं, मान लो 2 प्लेसेस चल रहे हैं तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, 3 प्लेसेस चल रहे हैं तो 10 की पावर 3 हो जाएगा। सिमिलरली अब एक और उसने बताया है 0.0016 कैन बी रिटर्न एज। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो अब डेसिमल कहाँ पर है, पहले देखो यहाँ पर मैं ना इसको छोटा करती हूँ, यहाँ बताती हूँ। देखो 0.00016 पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, मुझे खुद सोच के बताओ। पहला नॉन जीरो डिजिट है 1। मैंने बोला था नॉन जीरो डिजिट वो होता है जो 1 से लेके 9 के बीच में लाई करेगा, 1 से लेके 9 के बीच में। तो 1 जो है नॉन जीरो है, और डेसिमल कहाँ लगे, यहाँ लगा। डेसिमल को कहाँ लेके आना है, 1 के बाद, पहले नॉन जीरो के बाद कितनी प्लेस चले गए, 1 2 3 और 4 भी तो चलेगा, 1 के बाद आना है, तो 4 प्लेस चल रहा है। और अभी राइट हैंड साइड चलना पड़ रहा है। पिछले केस में क्या था, हमें देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चलना पड़ रहा था। तो जब लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में आता है, और जब राइट हैंड साइड चलते हैं तो 10 की पावर नेगेटिव। अब 10 की पावर कितनी होगी, नेगेटिव में कितनी होगी, 4 प्लेसेस चला है तो -4 हो जाएगी। और यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -4। तो देखो उसने भी यही लिखा है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, देखिए। Similarly, 0.0016 can be written as 1.6 into 10 की पावर -4. Here the decimal has to be moved 4 places to the right. देखो राइट पर जाना पड़ रहा है, प्रीवियस केस में लेफ्ट पर आ रहे थे। एंड -4 इज द एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा इसका, -4। एक्सपोनेंट यानी कि स्मॉल n की बात हो रही है। वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, जब हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं नंबर्स पे, जो कि साइंटिफिक नोटेशंस में एक्सप्रेस करते हैं, हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। आइए हम उन पॉइंट्स को देखते हैं। सो उससे पहले स्टूडेंट, मैंने आपको हमेशा से बताया, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और मैंने आपको 1-2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, तो मेरा काम क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी भी वीडियो को पॉज करना है और उस पैराग्राफ को खुद से रीड करना है, क्योंकि जब तक आप उसे खुद से रीड नहीं करोगे तब तक वो आपको क्लियर नहीं होगा। तो अब आपका टाइम है, आपने क्या करना है, यहाँ 1.4.1 यानी कि साइंटिफिक नोटेशन वाले टॉपिक से इधर से शुरू करना है, और जहाँ तक मैंने अभी आपको ये पूरा का पूरा पेज जो आपको बताया है, यहाँ कीप इन माइंड तक रीड करना है। फिर हम चलेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले टॉपिक पे। वीडियो को पॉज करके रीड करोगे। देखो कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इसको स्किप कर देंगे, जो कहेंगे अभी क्या ज़रूरत है, सुन तो लिया ही है, समझ तो आ ही गई है। नहीं, जब तक आप लाइन टू लाइन रीड नहीं करोगे। देखो अभी तक 10th स्टैंडर्ड में हम जैसे भी आपने पढ़ना चाहा आप पढ़ लिए, लेकिन 11th 12th आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो बोर्ड का पेपर आपने देना, चाहे कॉम्पिटिटिव देना है, आपको हर चीज़ को खुद से रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके वो कंसेप्ट्स आपके दिमाग में नहीं बैठेंगे आप भूल जाओगे। अभी आप मेरी सुन रहे हो, आपको क्या है हफ्ते तक याद रहेगा, लेकिन यही जब पेपर आने लगेगा आप सब, आपका फिनिश हो जाएगा, आप सब भूल जाओगे। अभी पता है क्या, मैं आपको मान लो कोई चीज़ें बोल बोल के बताती हूँ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आप वो क्या करोगे, साइडों में लिख लोगे, तो बाद में जब आप रीड करोगे आपको वो याद रह जाएगा। और अगर आपने रीड ही नहीं किया अभी, तो बाद में क्या याद रहेगा, तब आप दोबारा थोड़ी मेरी वीडियो बार बार देखनी शुरू करोगे। जस्ट एक बार आप देखोगे, एक बार दोबारा देखोगे रिवीजन के लिए, और फाइनल पेपर के टाइम पर आप इतनी कितनी वीडियोस देखोगे, तब आप क्या करोगे, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे भी, हाँ मैंने यहाँ पर ये चीज़ मार्क की थी, इसे फटाफट से रीड कर लेते हैं, है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। होपफुली आपने ये एक पैराग्राफ जो मैंने पढ़ाया था रीड कर लिया होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर हम क्या देखते हैं, देखो मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। दीज टू ऑपरेशंस फॉलो द सेम रूल। मान लो अगर आपको कोई साइंटिफिक नोटेशन बताना है, मल्टीप्लिकेशन जब हो रही है वहाँ पर, तो क्या है, वो कहता है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है दोनों में क्या होता है, सेम रूल फॉलो होता है, ठीक है, विच आर देयर फॉर एक्सपोनेंशियल नंबर। जैसे मान लो आपको दे रखा है 5.6 इंटू 10 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करो 6.9 इंटू 10 की पावर 8 से,
तो उसका आंसर बताना है। आप खुद दिमाग लगाओ। देखो कभी भी अगर आपको ना कभी भी 10 की पावर, ठीक है, कुछ भी दे रखा है, मान लो 2 दे रखा है और इस तरफ इसको मल्टीप्लाई करने को कहा है 10 की पावर 8 से, तो अगर मल्टीप्लाई का साइन है और जैसे ये 10 10 सेम है, मतलब बेस उसका सेम है, तो आपने क्या करना है, पावर को प्लस कर देना। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होगा, 10 की पावर 2 प्लस 8, यानी कि 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ज़रूरी नहीं भी 10 के केस में ही हो, ये किसी भी केस में हो सकता है, किसी भी केस में इन द सेंस बेस सेम होना चाहिए। मान लो 2 की पावर मान लो आपको दिया है 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 5, तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, बेस दोनों का 2 है, पावर एक में 8 है, एक में 5 है, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी, क्या आंसर आएगा, 2 की पावर 13। तो ये आपको समझ आ रहा है। और यदि अगर आपको डिवाइड में दे रखा है, मान लो आपको वो दे देता है 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 8, तो आपने माइनस करना होता है, मल्टीप्लाई में प्लस होगा और उसमें आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन का उसने कहा 5.6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 6.9 इंटू 10 की पावर 8। इन दोनों में आप क्या कर सकते हो, आपको पता है 10 की पावर अगर कभी भी मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10 की पावर 5 प्लस 8 हो जाएगी और बाकी सारा क्या रह जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और ये भी तो मल्टीप्लाई में ही होगा। ये कॉमन निकाल लिया हमने, इसकी पावर को सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप 5.6 को और 6.9 को मल्टीप्लाई करोगे तो 38.64 आएगा इंटू 10 की पावर 13। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका आंसर सीमित नहीं है। आपका आंसर कब सीमित होगा, जब डेसिमल जो है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास आएगी। अब यहाँ देखो 38 यानी कि 38 के बाद डेसिमल है, हमें कहाँ डेसिमल चाहिए, 3 के बाद डेसिमल चाहिए, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद चाहिए। तो अगर हमें इधर मूव करना है, हमें किस तरफ मूव करना है, हम मूव करेंगे इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड, तो एक पोजीशन मूव कर रहे हैं तो 1 क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी। 10 की पावर 13 थी तो क्या हो जाएगी, 10 की पावर 14, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3.864 इंटू 10 की पावर 14, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव रहेगी, राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। ऐसे ही सेकेंड केस देखिए, नेगेटिव का ही केस है। क्या केस है, 9.8 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -2 और 10 की पावर -6 दोनों मल्टीप्लाई में तो ऐड होंगे, तो क्या होगा, 10 की पावर -2 प्लस ब्रैकेट में लिखना है 10 ये -6, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा 10 की पावर, और इसको मल्टीप्लाई कर लेना इन दोनों को। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया 24.50 इंटू 10 की पावर -8। अब ये हमारा आंसर यहाँ तक सीमित नहीं है। मैंने आपको बोला था डेसिमल कहाँ आता है, पहले नॉन जीरो डिजिट के पास, तो 2 हमारा पहला नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद डेसिमल आना चाहिए। तो ये डेसिमल को एक पोजीशन और चलना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ एक पोजीशन चलेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक नंबर ऐड होगा। अब एक नंबर ऐड होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड चला तो -8 में +1 ऐड होगा। ऊपर क्या हो रहा था, देखो ऊपर हमारे पास 10 की पावर 13 थी और हम एक पोजीशन चले थे तो 13 + 1 14 हो गया था। नीचे -8 है तो क्या हो जाएगा, -7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखो, अब आता है नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है, ये डिवाइड का क्वेश्चन है। डिवाइड में भी सेम ही होना है। कैसे होना है देखो, डिवाइड में आपको ये दे रखा है, मैंने बोला जब भी आपको डिवाइड में दे रखा है इसका मतलब आपने उनकी पावर्स को माइनस करना है। 10 की पावर -3 दे रखा था, माइनस का साइन लगा हुआ, प्लस का नहीं आएगा, और नीचे वाले का क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -7, और इसको डिवाइड कर लोगे तो आंसर आएगा 0.4909। अब यहाँ पर डेसिमल क्या है, 4 से पहले है, और हमारा डेसिमल कहाँ होना चाहिए, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, यानी कि 4 के बाद होना चाहिए। तो मतलब इस डेसिमल को एक यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अब जब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो क्या होता है, माइनस चार्ज बढ़ता है। कितनी पोजीशन चला है, एक ही पोजीशन चला है तो -1 बढ़ेगा। अब 10 की पावर -7 में -1 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4.909 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का कंसेप्ट पता चल गया होगा। अब अपन देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का केस। देखो साइंटिफिक नोटेशन, अगर आपको कहते हैं ना भी किसी भी चीज़ को आपने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है तो उसका मतलब क्या हुआ भी n इंटू 10 की पावर स्मॉल n में रिप्रेजेंट करना है, इंटू 10 की पावर करना ज़रूरी है। साइंटिफिक नोटेशन यही होती है। अब देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या है, फॉर दीज टू ऑपरेशन, इन दोनों ऑपरेशन के लिए, एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी, ठीक है, फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव सेम एक्सपोनेंट। हम क्या करते हैं, पहले नंबर को जिनके सेम एक्सपोनेंट क्या होता था,
10 की पावर n, जिनके n सेम वैल्यू है, 10 की पावर सेम वैल्यू है, हम उनको रखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर दैट द कोफिशिएंट्स, यानी कि जो डिजिट टर्म जो आगे लिखते हैं n लिखते हैं, ये वाला कैपिटल N, ठीक है, आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, फिर उन्हें ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो अब मान लो अगर आपको दिया जाता है बी 6.65 इंटू 10 की पावर 4 को ऐड करो 8.95 इंटू 10 की पावर 3 में, तो कैसे करोगे। पहला काम क्या होता है, दोनों की ये चीज़ सेम करनी है, 10 की पावर n, पहले में 10 की पावर 4 है, दूसरे में 10 की पावर 3 है, तो छोटे वाले को बड़े में कर लेते हैं, ईजी रहेगा। 10 की पावर 3 को 10 की पावर 4 में करना है, कैसे करोगे आप ये बताओ। हमने अगर किसी चीज़ में ऐड करना है तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाते थे तो ऐड होता था, तो मतलब डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, इसका मतलब क्या होगा 0.895 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। अगर आप मान लो कम करना चाहते हो तो राइट हैंड साइड मूव कर दो डेसिमल को, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड जब डेसिमल को मूव करेंगे तो एक नंबर बढ़ भी जाएगा, तो वो 10 की पावर 4 हो जाएगा। अब ये जब हो गया 10 की पावर दोनों 4 में हो गए, देखो अब हम क्या कर देंगे, दोनों को ईजिली ऐड कर देंगे। किसको ऐड करेंगे, उनके कैपिटल N को, यानी कि 6.65 और 0.895 को ऐड कर देंगे, इनटू में कॉमन क्या ले लेंगे 10 की पावर 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7.545 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। सिंपल है, पहले स्टेप क्या है, 10 की पावर n को कॉमन करो, एक्सपोनेंट को कॉमन करो, ठीक है। यहाँ इस केस में क्या था, 10 की पावर 3 को 4 में बदलना था, मतलब एक नंबर बढ़ाना था। प्लस कब होता है, जब लेफ्ट हैंड साइड डेसिमल जाता है, तो इस डेसिमल को 8 के आगे ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। और डेसिमल कैसे लिखेंगे, 0.895 लिखेंगे, ठीक है। ये एडिशन का केस था। अब सब्ट्रैक्शन का केस देखते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, वो दे रखा है क्वेश्चन 2.5 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 4.8 इंटू 10 की पावर -3। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, आपको 10 की पावर n कॉमन करनी है। पहले केस में 10 की पावर -2 है, दूसरे में 10 की पावर -3 है आपके पास। तो आप क्या करते हो, मान लो मैं दोनों को 10 की पावर -2 में करती हूँ, तो अब मैंने -3 में क्या जोड़ूँ भी -2 हो जाए, +1 जोड़ूंगी तो -2 हो जाएगा। मतलब मैंने किस डायरेक्शन में जाऊंगी भी +1 हो जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाऊंगी तो ही प्लस होता है, राइट में जाती हूँ तो माइनस होता है। ऊपर बताया था ना जब डेसिमल हमें क्या करनी होती थी, जब हम डेसिमल शिफ्ट करते थे, लेफ्ट हैंड साइड जाते थे तो ऐड होता था, राइट हैंड साइड जाते थे तो कम होता था। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड गई, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये डेसिमल इधर से इधर आ जाएगा, यानी कि 0.48 इंटू 10 की पावर -2। अब दोनों में 10 की पावर -2 को कॉमन ले लो और अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आंसर आ जाएगा 2.02 इंटू 10 की पावर -2। तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन का केस। फटाफट से क्या करो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये रीड कर लो। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। अभी तक हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के अंदर सबसे पहला टॉपिक था साइंटिफिक नोटेशन। अब जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक फिगर। तो देखो साइंटिफिक फिगर क्या है, एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज़ सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद इट। हर जो एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है, जो भी हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। क्यों अनसर्टेनिटी होती है, बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कई बार क्या होता है, जो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर स्किल ऑफ द पर्सन मेकिंग द मेजरमेंट, मतलब हम एग्जैक्ट कई बार क्या करते हैं मेजरमेंट नहीं निकाल पाते, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ वैल्यू में फ़र्क आ जाता है, अनसर्टेनिटी आ जाती है। वो किस कारण होती है, या तो कंटेनर में कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर जो बंदा उसे कैलकुलेट कर रहा है वो प्रॉपरली उसे कैलकुलेट नहीं कर पाता, तो ही अनसर्टेनिटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने क्या एग्जाम्पल लिया है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का मास है, उसने क्या किया, उसको प्लेटफॉर्म बैलेंस की हेल्प से ना चेक किया, तो वो 9.4 ग्राम आया, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का मास। ऑन मेजरिंग द मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑन एन एनालिटिकल बैलेंस, पहले उसने प्लेटफॉर्म बैलेंस पे चेक किया तो 4.9 ग्राम आया। उसके बाद उसने उसको मेजर किया एनालिटिकल बैलेंस पर, तो वो आया 9.4213 ग्राम। पहले कितना था 9.4, बाद में कितना हुआ 9.4213 ग्राम। अब आगे देखो, द मास ऑब्टेन्ड बाय एनालिटिकल बैलेंस इज स्लाइटली हायर देन द मास ऑब्टेन्ड बाय अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म वाला तो 9.4 तक सीमित था, लेकिन एनालिटिकल वाले ने 2-3 डेसिमल प्लेस तक उसकी वैल्यू बता दी। इसका मतलब एनालिटिकल बैलेंस वाले की जो वैल्यू है कुछ ज़्यादा है। देयरफॉर डिजिट 4 प्लेस्ड आफ्टर डेसिमल इज द मेजरमेंट बाय प्लेटफॉर्म बैलेंस इज अनसर्टेन। इसीलिए जो डिजिट 4 है उसको हम अनसर्टेन कहते हैं, क्योंकि वो अनसर्टेन इसलिए है क्योंकि उसके बाद भी कई वैल्यूज़ कैलकुलेट हुई हैं, वो प्रॉपर वैल्यू प्रॉपर आंसर नहीं है।
अब समझ पा रहे हो भी, थ्योरेटिकली कुछ कैलकुलेशन आ रही है और एक्सपेरिमेंटली कुछ कैलकुलेशन आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं हमने सही नहीं किया है, या फिर एक्सपेरिमेंटली हमारा जो सिलेंडर था जिसे हम मेजर कर रहे थे या इक्विपमेंट था वो चीज़ एक्यूरेट सही नहीं आई। आगे देखिए, The uncertainty in the experimental or calculated values is indicated by mentioning the number of significant figures। अब हम uncertainty को कैसे बता सकते हैं भी, इसमें ये uncertainty है, हम ना number of significant figures काउंट करेंगे तो हमें uncertainty भी पता चल जाएगी। ठीक है, अब देखो significant figures होते क्या हैं। significant figures are meaningful digit, ये meaningful digit होते हैं which are known with certainty, जो certainty से जाने जाते हैं, +1 which is estimated और अनसर्टेन। साथ ही साथ हमें ये भी बताता है भी ऐसा कौन सा डिजिट है जो अनसर्टेन है। द अनसर्टेनिटी इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग द सर्टेन डिजिट्स। अनसर्टेनिटी को हम मतलब बहुत ज़्यादा सर्टेन डिजिट लिखने से पहचान सकते हैं, एंड लास्ट अनसर्टेन डिजिट, और लास्ट अनसर्टेन डिजिट से भी पहचान सकते हैं। अगर वो कहता है दस इफ़ वी राइट अ रिजल्ट एज 11.2 ml, अगर हम 11.2 ml रिजल्ट लिखते हैं तो 11 तो सर्टेन है लेकिन 2 जो है वो अनसर्टेन है। ठीक है, एंड द अनसर्टेनिटी वुड बी +1 और -1 इन द लास्ट डिजिट। और अनसर्टेनिटी क्या आती है, एक डिजिट का ही फर्क आता है। तो देखो, अगर मान लो आपको कोई डेसिमल में दे रखा है और आपसे पूछा जाता है 9.4 पीछे दे रखा था आपको क्वेश्चन में, तो 9 क्या है, एक सर्टेन डिजिट है, आई मीन 9 तो वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन उसके बाद डेसिमल में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो डेसिमल के बाद वाला क्या पॉइंट हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 11.2 ml है तो 11 हमारा सर्टेन डिजिट है लेकिन 2 जो है हमारा अनसर्टेन डिजिट है। और अनसर्टेनिटी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आती है, +1 की आती है या फिर -1, या तो वो 11.1 हो जाएगा या फिर 11.3 हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी ही अनसर्टेनिटी आती है लास्ट डिजिट में। ठीक है, आगे देखिए, अब वो कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने, जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है, वो चीज़ बात करते हैं। वो क्या है, देर आर सर्टेन रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत सारे रूल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकाल सकते हैं। पहला रूल है ऑन ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो है, मतलब 1 से लेकर 9 तक, ये सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर, ये जो है यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है, क्योंकि तीनों ही क्या नॉन जीरो डिजिट है। नॉन जीरो मतलब जो 1 से 9 के बीच में लाई करेगा। 2 भी 1 से 9 के बीच में लाई करता है, 8 भी और 5 भी। तो ये तीनों के तीनों क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके अंदर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो कितने हैं, 3 हैं। अब आगे देखो 0.25 ml में कितने हैं, 0.25 ml में डिजिट तो 3 ही है ना, 025, लेकिन इसमें से सिग्निफिकेंट कौन से हैं, सिग्निफिकेंट वो होते हैं जो 1 से लेकर 9 के बीच में लाई करते हैं। तो 0 तो 1 से लेकर 9 में लाई नहीं करता, तो ये तो है ही नहीं। 2 और 5 लाई करते हैं, तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। तो पहला रूल होपफुली आपको समझ आ गया होगा भी, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखिए, जीरोज, मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ। जीरोज प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, पहले नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर हमें कोई जीरो मिल जाए, नॉन जीरो डिजिट कौन सा होता है, 1 से 9, अगर इससे पहले, इनके पहले कोई जीरो लग जाए, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, उसे सिग्निफिकेंट नहीं कहते। जैसे मान लो आपको मैं दे दूँ 0.09, तो ये 9 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, 1 से लेकर 9 के बीच में। अब 9 से पहले जीरो लग गया तो जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट होंगे, फिर एक ही सिग्निफिकेंट होगा। तो देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या है, जीरोज प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाते। ठीक है, सच जीरो इंडिकेट द पोजीशन ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, ये जीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, उसकी पोजीशन कहाँ पर है। 0.03 हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे अभी 0.09 का बताया, जीरो तो काउंट ही नहीं होंगे इसमें सिग्निफिकेंट में, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि नॉन जीरो डिजिट है, 3 है। मतलब अगर किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो लग जाए तो उसे काउंट नहीं करना। सिमिलरली अब यहाँ देखो 0.0052, पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5 है, 5 से पहले कितने सारे जीरो लगे हैं, ये काउंट ही नहीं होंगे। तो इस केस में कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, 5 होगा और 2 होगा, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमें देखने को मिलेंगे। अब देखिए थर्ड रूल क्या है, उससे पहले आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके सेकंड पॉइंट तक सारा स्टूडेंट्स रीड कर लेना है। अब देखिए थर्ड पॉइंट हमें क्या स्टेट करता है, हाँ जी, जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, जीरोज 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में सिग्निफिकेंट होते हैं। मान लो 208 है, अभी इस 208, 2 भी क्या है नॉन जीरो डिजिट, 8 भी क्या है नॉन जीरो डिजिट, तो इसके बीच वाला जीरो भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट। तो इस केस में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आ जाए तो वो काउंट नहीं होगा।
सेकंड रूल क्या कहता है, किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो आ जाए तो वो काउंट नहीं होगा, लेकिन दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ जाए तो वो काउंट होगा। तो देखो, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 10 2.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4 हैं। 2 भी है, 0 भी है, 0 भी और 5 भी है। क्यों? क्योंकि 2 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, 5 भी एक नॉन जीरो डिजिट है, तो इन दोनों के बीच में कितने नॉन जीरो हैं, 2 हैं, तो ये भी काउंट होंगे, ये भी होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो 4 हो जाएंगे इस केस में। अब देखते हैं फोर्थ रूल हमें क्या कहता है। जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, अगर एंड पे जीरो कहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है, और राइट पर हमें देखने को मिल रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। लेकिन अगर वो डेसिमल पॉइंट के, मान लो आपको सिंपल 200 दे रखा है तो ये जीरो काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको 2.00 दे रखा है तो ये जीरो काउंट होंगे। अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो लगे और एंड पे लगे हैं तो वो काउंट होंगे, लेकिन अगर डेसिमल ही नहीं है तो वो जीरो काउंट नहीं होंगे। देखो, जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट, एंड पर और राइट पर हो, प्रोवाइडेड भी वो किसी डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे हो। यहाँ डेसिमल पॉइंट है, इसके राइट हैंड साइड पे, यहाँ कहीं डेसिमल ही नहीं है तो ये जीरो काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 0.200 ग्राम हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। क्यों? 2 से पहले जो जीरो है वो तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि हमने बोला भी जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट से पहले तो काउंट नहीं होगा, लेकिन डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो ये भी काउंट होंगे। तो एक तो 2 हो गए और 2 जीरो हो गए, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट इफ अदरवाइज टर्मिनल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। देखो, अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये जीरो काउंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 100 इज ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, एक ही है। क्यों? क्योंकि ये जीरो काउंट ही नहीं होंगे। क्यों नहीं काउंट होंगे? क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है। बट लेकिन अगर आपको 100 पॉइंट कुछ दे दिया जाए, 100 के बाद डेसिमल ले दी जाए, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा। डेसिमल आ गया, इसीलिए यहाँ पर कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेगा। मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, देखो यहीं पे बता देती हूँ। मैंने आपको बोला भी अगर आपको 100 देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर देखने को मिलेगा, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है। और अगर वो कहते हैं डेसिमल पॉइंट है तो वो जीरो काउंट होंगे, तो यहाँ पर ये सारे जीरो क्या होंगे, काउंट होंगे। तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। सिमिलरली 100.0 में कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि डेसिमल आ गया तो सारे जीरो काउंट होंगे। और यहाँ 1 क्या नॉन जीरो डिजिट है तो ये भी काउंट होगा, है ना। तो 1 के बाद वाले सारे जीरोस काउंट होंगे, लेकिन 1 से पहले कोई जीरो लगा दो तो वो काउंट नहीं होगा। सच नंबर्स आर बेटर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। हम इन नंबर को बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। हम कैसे लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 1 × 10 की पावर 2। जितने जीरोस हैं उनको 10 की पावर में लिख दो। सिमिलरली अगर वो कहता है, मतलब हम लिखें अगर 1.0 × 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है भी, यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो 1.0 डेसिमल वाले भी काउंट होने तो 1 भी होगा 0 भी होगा, लेकिन 10 की पावर कुछ भी आ जाए ना तो वो काउंट नहीं होगा। यहाँ देख लो 10 की पावर कुछ भी आ जाए तो वो काउंट नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो यहाँ 2 हैं। अब नीचे वाले केस में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 1.00 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। टिल दिन मैं वाटर पीती हूँ और फिर हम 5th पॉइंट पर क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ओके 5th पॉइंट क्या है, काउंटिंग द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तक तो हम नॉर्मल आपको कोई भी वैल्यू दे देती थी, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे दी जाती है, जैसे आपको कहीं पर 2 बॉल्स दे दिए, 20 एग्स दे दिए, मतलब आपको बता दिया भी 20 अंडे हैं, 30 बॉल्स हैं, ठीक है, 3 पेन हैं, तो आपको वैल्यू बता दी गई है भी ये चीज़ है। अभी तक आपको चीज़ नहीं बताई थी, आपको नंबर बताया था सिंपल, 100 है, 200 है, 11.0 है, 12.13 है, नंबर था, उसके पीछे कुछ लगा नहीं हुआ था भी बॉल है, पेन है, क्या है ये वो। लेकिन अगर आपको कभी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कैलकुलेट करने को दे दे, काउंट करने को दे दें, तो उनके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। मैंने आपको एक आधा एग्जाम्पल भी कराया था, मैंने आपको बोला था भी इसके इनफाइनाइट है, मान लो 238 का कुछ ऐसा था, मैंने आपको कहा था इनफाइनाइट है, लेकिन अगर उसके पीछे बॉल्स लगा है, पेन्स लगा है, ठीक है, एग्स लगा है, कोई भी चीज़ लगी है, बुक्स लगी है, तो उसके अंदर इनफाइनाइट होंगे, वरना उसके अंदर हम काउंट करेंगे। अगर सिंपल नंबर है तो ठीक है, उसके अंदर हम देख के बता देंगे कितने सिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर उसके पीछे कुछ लिखा है भी हाँ वो इतना ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है, तो उसके इनफाइनाइट है, अनगिनत सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है।
एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 के पीछे बहुत ज़्यादा जीरोज़ हैं, 20 के पीछे पता नहीं कितने ज़्यादा जीरोज़ हैं। इनफाइनाइट नंबर का मतलब ये हुआ, 2 बॉल्स का मतलब हुआ 2.0000, पता नहीं इनफाइनाइट नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर के भी आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखो, इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन। मैं दोबारा बता रही हूँ, ऊपर वाले केस में अगर आपको नॉर्मल आपको 238 दे दिया जाता है तो आप वहाँ पे कहो इनफाइनाइट कहोगे, नहीं इनफाइनाइट नहीं है। अगर आपको एक एग्जांपल देता है भी 2 हैं, एक एग्जांपल बोलता है 2 बॉल्स है, एक नंबर दिया उसने 2, एक बोला 2 बॉल्स, दोनों में फ़र्क है। अगर सिंपल 2 बोल रहा है इसका मतलब क्या है भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर वो आपको बोल रहा है 2 बॉल्स है इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ बॉल्स हैं, अनगिनत है। ठीक है, अब आगे देखिए, इन नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नंबर्स हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 4.01 इंटू 10 की पावर 2, मैंने बोला 10 की पावर कुछ भी होगी तो वो तो सिग्निफिकेंट में काउंट ही नहीं होंगे, तो 4.01 में कितने सिग्निफिकेंट है, 3 है। सिमिलरली 8.256 में कितने हैं, 4 हैं, और 10 की पावर -3 तो काउंट ही नहीं होगी। 10 की पावर कुछ भी हो वो हम काउंट नहीं करते। आगे देखिए, However, one would always like the results to be precise and accurate। अब हर स्टूडेंट को क्या होता है, जो रिजल्ट वो कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रिसाइज भी हो, वो एक्यूरेट भी हो। प्रिसीशन और एक्यूरेसी जो होता है ना, ये हम मेजरमेंट की मतलब मेजरमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं। प्रिसीशन क्या होता है, प्रिसीशन होता है क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। आपने किसी क्वांटिटी को मेजर किया, मैंने आपको इसके अंदर एक वो भी बताया था भी, हमने कोई गेम खेली और मैंने उस पर जैसे अपना मतलब शूट किया, तो मैंने उस पर देखा भी मेरी जो वैल्यू है ना बहुत क्लोज वैल्यूज़ आ रही है, तो वो मेरी प्रिसीशन है। प्रिसीशन क्या होती है भी, क्लोजनेस होती है, सेम क्वांटिटी के लिए डिफरेंट मेजरमेंट्स आनी है, लेकिन पास है, सेम क्लोज मेजरमेंट्स आ रही हैं सेम ही क्वांटिटी के लिए। हाउएवर एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी होता है एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू बी ट्रू वैल्यू। मतलब जो रिजल्ट है उसकी बिल्कुल सेम वैल्यू होती है, एक्यूरेसी भी एक्यूरेट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन प्रिसीशन क्या होता है भी, उसके आसपास आपका आंसर आना, उसके क्लोजनेस होना आंसर का। ठीक है, अब एग्जाम्पल उसने दिया है, इफ़ ट्रू वैल्यू फॉर ए रिजल्ट इज 2.00 ग्राम, मतलब अगर ट्रू वैल्यू में कहती हूँ 2.00 ग्राम है, मतलब ये एक्यूरेसी है। और स्टूडेंट ए जो है वो 2 मेजरमेंट लेता है और 2 रिपोर्ट्स बनाता है। ठीक है, रिजल्ट उसका क्या है 1.95 ग्राम और एक में 1.93 ग्राम। तो ये 2 वैल्यू क्या है, प्रिसाइज है, क्योंकि ये बिल्कुल आसपास है, 1.95 और 1.93 बहुत आसपास है 2 ग्राम्स के। ठीक है, तो ये क्या होंगी, ये प्रिसाइज होंगी लेकिन एक्यूरेट नहीं होंगी। एक्यूरेट क्या होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू होना, ट्रू वैल्यू होना। और ट्रू वैल्यू कितनी है, 2 ग्राम है, और ये कितनी दे रहा है, ये प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है जो क्लोज्ड वैल्यूज़ है, आसपास वाली वैल्यूज़ हैं। अब स्टूडेंट बी क्या करता है, उसका आंसर आता है 1.94 और 2.05। तो इस केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, वो ना तो प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। प्रिसाइज का मतलब होता है क्लोज, वो क्लोज तो है ही नहीं, एक वैल्यू 1.94 एक वैल्यू 2.05, तो पास तो है ही नहीं। ठीक है, और एक्यूरेट भी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेट कितनी है, 2 ग्राम। लेकिन ऊपर वाले केस में 1.95 और 1.93 दोनों टाइम क्या, वो आसपास आई, पहले 93 आई फिर 1.95 आई, तो आसपास आई ना। 93 और 95 एक दूसरे के आसपास है, लेकिन नीचे वाले में 94 और 2.05 तो दूर दूर का नाता है ना, इसीलिए वो ना तो प्रिसाइज होगी ना एक्यूरेट होगी। अब स्टूडेंट 3 जो है वो क्या करता है, रिपोर्ट लेके आता है 2.01 ग्राम लेके आता है और 1.99 लेके आता है। तो अब यहाँ पर दोनों वैल्यू एक्यूरेट भी कहलाएगी और प्रिसाइज भी, क्योंकि एक्यूरेट का मतलब क्या था, 2 ग्राम। अब ये 2.01 जस्ट एक डिजिट ऊपर है और 1.99 जस्ट एक डिजिट नीचे, बिल्कुल पास है, एक्यूरेट माना जाता है भी। हाँ, अप्रॉक्स करके हम कर सकते हैं। सिमिलरली देखो, अप्रॉक्स तो ऊपर भी करोगे लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ही पास है, बहुत ही पास है, इसलिए एक्यूरेट कह सकते हो। प्रिसाइज क्यों कहेंगे, बिल्कुल वैल्यूज आसपास आई हैं, मतलब 2.01 और 1.99 में कितना कोई फ़र्क है, 2 डिजिट्स का ही फ़र्क है, तो बिल्कुल पास है, तो प्रिसाइज भी है एक्यूरेट भी है। तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे इसने एक टेबल बनाया है। स्टूडेंट 1 जो रिपोर्ट लेके आया, पहली रिपोर्ट 1.95 फिर आई 1.93, तो ये दोनों सिर्फ पास हैं, तो ये प्रिसाइज कहलाएगी। स्टूडेंट बी जो लेके आया वो दूर दूर है, ये ना तो क्या है प्रिसाइज है ना ही एक्यूरेट है। और तीसरा क्या है, एक्यूरेट भी है और क्या है, प्रिसाइज भी है। क्योंकि जब स्टूडेंट ए का हम एवरेज निकालते हैं 1.94 आता है, दूसरे का निकालते हैं 1.99 और तीसरे का एक्यूरेट क्यों कहा, क्योंकि उसका जब एवरेज निकाला तो 2 आया, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, सो ये तो था स्टूडेंट्स प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में। फटाफट से यहाँ तक इसको रीड कर लीजिए, 5th पॉइंट को और प्रिसिशन और एक्यूरेसी को। अब हम देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, देखो, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट। अब क्या होता है, जो हमने रिजल्ट निकाला है ना, ओके, इसका ना मैं पहले आपको शॉर्टकट बताती हूँ फिर रीड करती हूँ। इसमें क्या होता है, जैसे आपको ये डिजिट्स दे रखे हैं, आपको बोला गया इनको ऐड करो सारों को, इसमें से आपने सबसे छोटा डिजिट देखना होता है। देखो, डिजिट गिनने होते हैं, जैसे 12.11 में 4 डिजिट हैं, 18.0 में कितने डिजिट है, 3 है, तो ये स्मॉलेस्ट है।
अब इस स्मॉलेस्ट डिजिट में कितने डेसिमल के बाद डिजिट लिखे हैं? 18.0 में डेसिमल कहाँ है? ये रहा। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक ही डिजिट है। तो जब आप इसको ऐड करोगे आपका जो आंसर आएगा ना, आपने उस आंसर को ना सिर्फ एक ही डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक लिखना है, क्योंकि आपका स्मॉलेस्ट वाला भी एक ही डिजिट तक लिखा गया था डेसिमल के बाद। तो अब मैं रीड करती हूँ, देखो। द रिजल्ट्स कैन नॉट हैव मोर डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पर ज़्यादा डिजिट्स नहीं होते देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। जैसे ओरिजिनल नंबर में बिल्कुल उतने ही डिजिट्स होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एक इन्होंने शायद एग्जाम्पल भी लिया होगा। हाँ जी, ये रहा। ओके, 18.0 हैज़ ओनली वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल। अभी आपको बताया भी 18.0 का सिर्फ एक ही डिजिट है, 0 है आफ्टर डेसिमल। तो जो रिजल्ट आएगा ना वो भी वन डिजिट ही आएगा आफ्टर डेसिमल, यानी कि 13.1 इसका आंसर होगा। जब आप कैलकुलेट करोगे ना आंसर बहुत बड़ा आएगा, 13.123 ऐसे मान लो कुछ आया। तो आपने आंसर सिर्फ एक डिजिट तक ही लिखना है डेसिमल के बाद, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो डिजिट था इन सारों में से वो एक डेसिमल तक ही था, इसलिए। अब आते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में वो हमें क्या कहता है? इन दीज ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस में क्या होता है? द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें जो रिजल्ट आता है ना, इसमें हम क्या करते हैं, आपको एक सिंपल सा इसमें भी ऐसे बताती हूँ। देखो, पहले आपको बताती हूँ फिर पढ़ूंगी। यहाँ पर क्या है? 2.5 इंटू 1.25। इसमें से छोटा कौन सा है? 2.5। तो 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 ही हैं, 1 और 2। तो जो आंसर आएगा उसको भी हम 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम डेसिमल को लेके चलते हैं। अभी जो छोटे वाला डिजिट है वो कितने डेसिमल प्लेस तक लिखा गया है, तो आंसर भी उतने डेसिमल प्लेस तक होगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिविजन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखा गया, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हम काउंट करेंगे आंसर में। तो जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना, मेरा 3.125 आया। अब 2.5 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 हैं। अब इसके अंदर मेरे को 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है, तो इसका आंसर होएगा 3.1। आगे देखो, मैं इसको रीड करती हूँ। इन दीज ऑपरेशंस, इन ऑपरेशंस में वो क्या कहता है? द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज इन मेजरमेंट विद फ्यू सिग्निफिकेंट फिगर। देखो कैसे, सिंस 2.5 हैज़ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। द रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर देन 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो रिजल्ट में भी 2 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने चाहिए। रिजल्ट आएगा 3.1, जिसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दस इट इज़ 3.1। ठीक है, आगे देखो। While limiting the result to a required number of significant figure as done in above mathematical operation, one has to keep the following points for rounding off. अब ये सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। अब आता है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ अगर आपको करने को दे दिया जाए तो आप कैसे करोगे? देखो, वो कहता है इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज मोर देन 5। यहाँ पर देखो 1.386 में 8 बड़ा है, मोर देन 5 है। और अगर मुझे इसको 8 की नहीं, हम लास्ट डिजिट से शुरू करते हैं। लास्ट डिजिट 6 है, 6 क्या है? 5 से बड़ा है। इसको रिमूव करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है लास्ट वाला, तो ये अपना नंबर ना एक आगे वाले को शिफ्ट कर देता है। अब 6 बड़ा है ना, तो ये एक अपना नंबर 8 को दे देगा, और 8 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 1.386 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 1.39 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 ने एक अपना डिजिट शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 6 जो है वो 5 से ज़्यादा है। तो अगर आपको मान लो दे दिया जाता है 2.238, अब यहाँ 8 क्या है? 5 से ज़्यादा है, तो एक डिजिट अपना 3 को दे देगा। इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 2.24। इसका क्या हो जाएगा? राउंड ऑफ हो जाएगा। समझ पा रहे हो? पहला पॉइंट भी, अगर आपका जो है वो मोर देन 5 डिजिट है राइट हैंड साइड पर, तो वो एक अपना शिफ्ट कर देगा आगे वाले डिजिट को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5, अगर वो राइट मोस्ट डिजिट जिसे हम रिमूव कर रहे हैं वो 5 से कम है और प्रीसीडिंग नंबर चेंज नहीं हुआ है। जैसे मान लो आपको ये दे रखा है 4.334 दे रखा है, यहाँ पर 4 को आपने रिमूव करना है। 4 जो है वो 5 से छोटा है, तो ये एग्जैक्ट वही रहेगा, ये कुछ चेंज नहीं होगा। बस आप 4 को हटा दोगे और आंसर आ जाएगा 4.33। मतलब 5 से छोटा है तो सेम एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी। लेकिन एक इसमें और चीज़ होती है, देखो, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5। अगर देखो, एक तो हो गया अभी मोर देन 5 है तो वो अपना डिजिट शिफ्ट कर देगा, लेस देन 5 है तो सेम रहेगा। लेकिन अगर जैसे हमने रिमूव करना वो खुद ही 5 है, मान लो 6.35 है, इस केस में क्या होता है? तो और इसके आगे अब देखो एक होता है 6.25 लिखा है। अगर मान लो कुछ ऐसा केस है तो आपने करना 5 को रिमूव करना, आंसर सीधा 6.2 लिखोगे। लेकिन अगर यहाँ पर 6.35 है, मतलब 5 से पहले कोई ऑड नंबर है,
इवन नंबर नहीं है। ऑड नंबर के केस में क्या करोगे, एक डिजिट उसको दे दोगे ताकि वो क्या बन जाए, इवन बन जाए, तो वो हो जाएगा 6.4। यानी कि जब ऐसा है 6.25 है तो आपने सीधा 5 हटा देना, 5 का कोई रोल नहीं है, तो 5 हट जाएगा तो 6.2 राउंड ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से पहले कोई ऑड डिजिट है तो उसमें एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो आगे कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 6.35 इज टू बी राउंडेड बाय रिमूविंग 5, वी हैव टू इंक्रीज 3 to 4, हम इस 3 को 4 में बदल देंगे क्योंकि इससे पहले ऑड नंबर है, गिविंग 6.4 एज द रिजल्ट। हाउएवर 6.25 इज टू बी राउंडेड ऑफ एंड इट्स राउंड ऑफ इज 6.2, लेकिन अगर उससे पहले इवन है तो वो सेम का सेम रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहीं पर हमारा राउंड ऑफ भी फिनिश होता है। अब हम देखो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, फिर हमने क्या किया, हमने किया राउंड ऑफ। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर भी हमने रूल्स देखे, सिग्निफिकेंट फिगर में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन देखा, और अब हमने जो राउंड ऑफ है उसके अंदर भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। सो आज का ये वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पर फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम 1.4.3 डायमेंशनल एनालिसिस से शुरू करेंगे। अगर आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।